नमस्कार मित्रों, आप सभी का जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, कल से हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए भूगोल विषय में चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जिसमें हमने कल चैप्टर नंबर 1 जो कि भूगोल की परिभाषा, भूगोल का महत्व और भूगोल की शाखाओं से संबंधित था, उसके बारे में अध्ययन किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और एमसीक्यू सीरीज देख सकते हो। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसको शुरू करने जा रहे हैं। एमसीक्यू शुरू करने से पहले एक शानदार कोटेशन के साथ में आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ, सक्सेस किसका रिजल्ट होता है? हार्डवर्क का और डिटर्मिनेशन का। दो चीजें, यदि आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है और उस दृढ़ निश्चय के अनुसार आप मेहनत कर रहे हो तो एक दिन आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। इसी कोट के साथ में हम सकारात्मक रहते हुए एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके सामने पेश है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, इस अर्थ की एज कितनी है? मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर और वर्तमान समय तक का जो जीटीएस है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो कितने वर्ष तक चला है? पहला है 46 लाख वर्ष पहले, अगला है 4.6 अरब वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 13.7 अरब और 13.7 खरब वर्ष पहले। आपने पहले पढ़ा होगा कि पृथ्वी की जो एज है वो है 460 करोड़ वर्ष। कितनी है? 460 करोड़ वर्ष। और 460 करोड़ वर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं? 4.6 अरब वर्ष भी लिख सकते हैं। तो यदि आपके सामने 460 करोड़ वर्ष नहीं दिया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 460 करोड़ वर्ष में कितने अरब वर्ष होते हैं? 4.6 अरब वर्ष होते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी, 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और वर्तमान में जो ये पृथ्वी है, हमने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का आवरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे चिपका हुआ देखने को मिलता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जो वायु का घेरा हमारे पृथ्वी की सतह के चारों ओर पाया जाता है, ये जो वायुमंडल है, इसका जब निर्माण हुआ और इसमें जो संशोधन हो रहे हैं समय समय पर, उसमें कौन सा तत्व सहायक नहीं है? इसका मतलब तीन ऐसे तत्व है जो सहायक है और एक ऐसा तत्व होगा जो सहायक नहीं होगा। सौर पवन, जो सोलर विंड है, सोलर विंड, सोलर सिस्टम, वायुमंडल का प्रमुख, वायुमंडल में प्रकाश का जो प्रमुख स्रोत होता है वो कौन सा होता है? सूर्य। और सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा होती है, उन ऊष्माओं में विभिन्न स्थानों पर अंतर पाए जाने के कारण पवनें गतिशील होती है। कुछ ऐसे फ्लेम्स होते हैं जो सूर्य से कुछ पवनें निकलती है और उन पवनों के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का जो संयोजन पाया जाता है उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो संशोधन है
वायुमंडल में, इसमें सौर पवन अपनी भूमिका निभाती है। गैसों का उत्सर्जन जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, CO2 और विभिन्न प्रकार की गैसों का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी फिक्स है, लेकिन इसमें यदि किसी गैस का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जैसे CO2 का उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो वायुमंडल का जो संयोजन है या वायुमंडल में जो गैसों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो गैसों का उत्सर्जन भी क्या है, वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि CO2 पौधे लेते हैं भोजन के रूप में और O2 यानी ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं। तो ऑक्सीजन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी तो CO2 का कंजप्शन ज्यादा होगा और O2 का उत्सर्जन वायुमंडल में अधिक होगा। तो वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में प्रकाश संश्लेषण भी सहायक है। ये जो विभेदन है, विभेदन स्थल मंडल में विभिन्न घनत्वों वाली परतों के निर्माण से संबंधित घटना है, जिसमें भारी घनत्व वाले पदार्थ है वो तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ चले गए और जो हल्के पदार्थ होते हैं वो पृथ्वी की बाहरी सतह पर आ गए और उन दोनों में विभेदन होने से विभिन्न प्रकार की परतों का निर्माण हुआ, जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में पढ़ते हैं सियाल, सीमा, नीपे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जो घटना विभेदन ये वायुमंडल से संबंधित नहीं है, इसका जो संबंध है वो पाया जाता है स्थल मंडल से। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीवन आरंभ होने की समयावधि कितने वर्ष पहले है, मतलब आज से कितने वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ? देखो 460 करोड़ वर्ष पहले क्या बनी थी, पृथ्वी खुद बनी थी। 460 करोड़ वर्ष के बाद की अवधि होनी चाहिए, ये 3 अरब 80 करोड़ मतलब 380 करोड़, ये 38 लाख वर्ष पहले, ये 137 करोड़ वर्ष पहले। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जलीय भाग में जीव की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में स्थल भाग पर जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। सी ऑप्शन है 4.6 अरब किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 3 अरब 80 करोड़ किलोमीटर। देखो 3 अरब 80 करोड़ अभी हमने पढ़ा था, वो क्या थे, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले जीव की उत्पत्ति हुई। तो ये ऑप्शन, ये डेटा वहां से लिया गया है। 4.6 अरब किलोमीटर नहीं है, मतलब ये डेटा चेंज कर दिया, यहाँ इन्होंने यूनिट चेंज कर ली है, लेकिन 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, 460 करोड़ वर्ष पहले। ये भी नहीं है। 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, वो किसकी होती है, सॉरी 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष की दूरी है। तो ये भी पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी नहीं है, तो इसको भी ऑप्शन को गलत कर देते हैं। सही उत्तर है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 14 करोड़ 95 लाख 98,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, द बिग स्प्लिट्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जब ग्रहों का निर्माण हुआ तो ग्रहों से पुनः उपग्रहों का निर्माण हुआ, तो उपग्रहों के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसका संबंध द बिग स्प्लिट से है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम चंद्रमा है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित जो कंसेप्ट है वो द बिग स्प्लिट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी सबसे लंबी अवधि है? ध्यान रखना, यहाँ एक बात बता दूं, ये कल्प और महाकल्प दो शब्द लिखे हुए हैं, इसमें भी कल्प आ रखा है, इसमें भी कल्प है, लेकिन यूं हमें दिखने में लग रहा है कि महाकल्प मतलब बड़ा शब्द है,
लेकिन कल्प सबसे बड़ा होता है और कल्प के बाद में महाकल्प होता है जिसमें युग यौन वगैरह होते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे कौन सी अवधि है वो सबसे लंबी होती है? कल्प। आप महाकल्प को कि महाकल्प से बड़ा होगा, महाशब्द जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, इसलिए कहीं ये ऑप्शन नहीं करके आ जाओ। इसलिए इसका सही उत्तर होगा कि सबसे लंबी अवधि होती है वो क्या कहलाती है? कल्प। इसके बाद में निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? जब हम ग्रहों की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत पढ़ते हैं तो विभिन्न परिकल्पनाएं पढ़ते हैं, तो उनमें दो प्रकार की परिकल्पनाएं हमें देखने को मिलती है। एक परिकल्पना ये कहती है कि जितने भी ग्रह बने वो प्रारंभिक रूप से कोई एक तत्व था, एक तारा था, एक स्टार था, और उसके टूटने से फिर अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। ये थ्योरी है एक तारक परिकल्पना। और जो दूसरी द्वितारक परिकल्पना है वो ये कहती है कि आरंभ में कोई दो तारे थे, एक तारा दूसरे के पास से गुजरा और उसमें से पदार्थ निकाला और फिर इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हो गया। तो इसमें तीन ऐसे सिद्धांत है जिनका संबंध एक तारक परिकल्पना से है, लेकिन एक ऐसा सिद्धांत होगा जिसका संबंध एक तारक से होगा और तीन ऐसे होंगे जिनका संबंध द्वितारक से होगा। जेम्स जीन्स और जेफरीज का सिद्धांत, लाप्लास का सिद्धांत, चैम्बरलिन और मोल्टन का सिद्धांत और होयल और लिटिलरन का सिद्धांत। तो एक तारक परिकल्पना है ये लाप्लास की परिकल्पना है, लाप्लास की। निहारिका परिकल्पना आपने सुना होगा, निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने प्रतिपादित की थी। निहारिका परिकल्पना ये कहती है कि आरंभ में एक नेबुला थी, एक निहारिका थी, और जिसमें विखंडन के परिणाम स्वरूप बाद में अनेक प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। तो आरंभ में एक निहारिका थी, मतलब एक तारा था। तो एक तारक परिकल्पना से संबंधित थ्योरी कौन किसकी है? लाप्लास की। जेम्स जीन्स और जेफरीज, चैम्बरलेन और मोल्टन, हॉयल और लिटलटन, ये तीनों विद्वान द्वितारक विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? ये पहले हो चुका है, विभेदन सहायक नहीं है। निम्न में से कौन बाह्य ग्रह? देखो, एक होता है इनर प्लेनेट और एक होता है आउटर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ये है हमारा सूर्य, सन, सन के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद में यहाँ एक क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट आती है और उसके बाद में चार और प्लेनेट आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो देखिए कौन बाह्य ग्रह, देखो ये जो ग्रह है इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और ये जो चार ग्रह है इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। सामान्यतः इनकी रचना गैसों से हुई है, जबकि इनकी रचना ठोस पदार्थों से मिलकर हुई है। तो निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है? देखो शुक्र, शुक्र किसमें है? शुक्र आंतरिक ग्रह में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पृथ्वी आंतरिक ग्रह में, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बुध, बुध भी किसमें? आंतरिक ग्रह में, बाह्य ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी शनि, शनि किसमें है? बाह्य ग्रह में, तो ऑप्शन होगा इसमें बाह्य ग्रह कौन सा है? शनि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से? देखो भीतरी ग्रह कौन से हैं? अभी हम पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं, तो ये आंतरिक ग्रह है जिनको भीतरी ग्रह बोलते हैं, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो सूर्य और शुद्र ग्रह के मध्य स्थित होते हैं। तो जो सूर्य और शुद्र पट्टी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह होते हैं उनको क्या बोलते हैं? भीतरी ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह
ये भीतरी ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भी भीतरी ग्रह है, और जबकि इन्होंने यहाँ केवल पृथ्वी तक ही माना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे ग्रह जो गैसीय है, गैसीय ग्रह तो क्या होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो पृथ्वी भीतरी ग्रह में शामिल है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सूर्य और शुद्र पट्टी के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें हम भीतरी ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? देखो, प्रकाश वर्ष क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो तय की गई दूरी, इसलिए प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मापक है, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष यहाँ आया है, इससे कंफ्यूज नहीं होता है, वर्ष का मतलब समय से नहीं है, यहाँ प्रकाश वर्ष का मतलब है कि एक वर्ष में प्रकाश ने जितनी दूरी तय की उस दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, दूरी से। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूं, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत, देखो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है, उनमें सबसे ज्यादा जो वैलिड सिद्धांत है वो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में वर्तमान में प्रचलित है। नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? देखो, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था जेम्स जीन्स ने, और इसमें बाद में संशोधन प्रस्तुत किया था जेफरीज ने। इसलिए जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना कहलाती है। आपसे ये पूछ ले कि प्रतिपादन किसने किया, तो उत्तर होगा जेम्स जीन्स। और ये पूछ ले और एक साथ 2 नाम दे दे, जेफरीज और जेम्स जीन्स का, या यूं पूछ ले कि ज्वारीय परिकल्पना से संबंधित विद्वान कौन कौन से है, तो उसमें जेफरीज भी शामिल होगा। नेक्स्ट, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? लाप्लास का जो निहारिका सिद्धांत था ये कब हुआ प्रस्तुत? इसका सही उत्तर होगा 1796 के अंदर लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो एक तारक परिकल्पना है और जो ये कहती है कि पृथ्वी में आरंभ में एक निहारिका थी और जिसमें बाद में विखंडन हुआ और अनेक प्रकार के ग्रह और उपग्रह और खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो निहारिका सिद्धांत कब दिया गया? 1796 में। नेक्स्ट, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? देखो, पृथ्वी का जब आंतरिक संरचना नामक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बार क्रस्ट, मेंटल और जो कोर पाया जाता है। कोर का मतलब सबसे नीचे वाला भाग, इसमें सियाल, फिर सीमा और फिर निफे। तो निकल और फेरस ये कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड भाग में। निकल और फेरस बोलते हैं लोहा को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निकल और लोहा। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौर मंडल यानी जो सूर्य का जो परिवार है उसका प्रधान कौन होगा? सूर्य खुद होगा। ऑप्शन डी सूर्य। सौर मंडल का आपसे पूछ ले कि वे कौन सा आकाशीय पिंड है जो सौर मंडल का प्रधान होता है, तो सौर मंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। सूर्य एक तारा है, जबकि पृथ्वी एक ग्रह है। और साथियों, ग्रह और तारे में अंतर ध्यान है, तारे के पास में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, खुद की ऊष्मा है, जबकि ग्रह के पास में खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते। तो ये किस पे निर्भर रहते हैं? किसी अन्य तारे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य पर निर्भर रहती है। तो सौर मंडल का प्रधान व्यक्ति, मुखिया कौन है? सूर्य। नेक्स्ट, चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? सिंपल सी बात है, पृथ्वी का
एक प्राकृतिक उपग्रह है। बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? एडविन हबल, न्यूटन, लाप्लेस या मोल्टन ने? बिग बैंग थ्योरी है वो किसने प्रस्तुत की? एडविन हबल, न्यूटन, लाप्लेस या मोल्टन? मोल्टन ने तो की थी ग्रहाणु परिकल्पना, लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना। एडविन हबल महोदय ने 1920 में ये जो बिग बैंग थ्योरी थी इसका प्रतिपादन किया था। तो सही उत्तर क्या होगा? एडविन हबल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है? देखो, सूर्य के बाद डिस्टेंस के आधार पर सबसे पहले कौन आता है? बुध, बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। एक और व्यक्ति थे लेकिन उनको इनके परिवार से बाहर निकाल दिया गया, जिनका नाम था यम, जो 2006 से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मीटिंग के द्वारा ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में परिभाषित किए गए। ड्वार्फ का मतलब बोना ग्रह। तो ये जो ग्रह की कैटेगरी में नहीं रहेगा, और उसका कारण ये था कि ये ग्रह क्या होते हैं कि किसी तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि ये जो यम भाई साहब थे कभी किधर चले जाते थे, कभी किधर चले जाते थे, मतलब इनका जो रास्ता था घूमने का वो सही नहीं था। तो ये जब पथ से भटका हुआ कोई व्यक्ति होता है तो उसको समाज से निष्कासित किया जाता है। वैसे ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के पंचों की मीटिंग हुई और इन पंचों ने ये निर्णय कर दिया कि हमारे जो सौर मंडल है इसमें यम अब रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये कभी किसी के घर में घुस जाते हैं, कभी किसी के घर में घुस जाते हैं, तो इनको क्या करो, परिवार से निष्कासित कर दो। तो अब 8 ग्रह रहे और इनमें सबसे नजदीक में कौन होते हैं? बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। नेक्स्ट, चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? सिंपल सी बात है, 4.44 अरब वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। 4.60 पृथ्वी की उत्पत्ति, और उसके बाद में 4.44 अरब, क्योंकि वो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, तो उसके बाद में हुआ है 4.44 अरब वर्ष। नेक्स्ट, कौन सी परिकल्पना होयल और लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई? देखो, होयल साहब ने और लिटिलटन ने नोवा परिकल्पना प्रतिपादित की। कौन सी परिकल्पना? नोवा। देखो, लिटिल नाम है, इधर नोवा में भी नाम लिटिल है, छोटा सा नाम है, यूं याद रख लो। तो नोवा परिकल्पना होयल ने और लिटिलटन महोदय ने प्रस्तुत की। नेक्स्ट, सूर्य के गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए? सूर्य के जो गैसीय पदार्थ थे वो कौन सा बल लगा कि जिसके परिणाम स्वरूप वो सूर्य से अलग हो गए? तो वो ग्रेविटी के कारण अलग हुए। किसके कारण हुए? गुरुत्वाकर्षण के कारण। यह कथन किसका है कि मुझे पदार्थ दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? वैसे इन्होंने कहा कि तुम मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पृथ्वी किससे बनी है, मतलब पृथ्वी का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे मटेरियल दे दो और फिर उस मटेरियल के आधार पर मैं बता दूंगा आपको कि किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ है वो संगठित हुए, जो जितने भी मटेरियल है वो इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होते होते उनसे क्या हुआ कि जो भारी पदार्थ थे वो केंद्र में चले गए, हल्के पदार्थ बाहर रह गए, और इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये विद्वान कांट साहब थे। तो कांट ने कहा कि आप मुझे पदार्थ दो, मैं आपको दिखाऊंगा कि पृथ्वी उससे कैसे बनती है। तो इसका सही उत्तर है कांट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे छोटी है? देखो, मैंने कहा था कल्प सबसे बड़ा, महाकल्प उससे छोटा, युग क्या है? सबसे छोटी अवधि है। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिद्धांत को विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है? तो बिग बैंग थ्योरी है ना। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ कि एक आरंभ में एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट में क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार की जो आकाश गंगाएं थी उन आकाश गंगाओं में दूरियां बढ़ती गई। ठीक है, तो
हमारा जो ब्रह्मांड था वो उस ब्रह्मांड में क्या हुआ, विस्तार होता गया। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं कि गुब्बारे के ऊपर आप एक छोटा सा गुब्बारा है, इसके ऊपर एक बबल बना दो ऐसे, और फिर उसको फुलाओ तो बबल, जो गुब्बारा फूला तो बबल भी बड़ा दिखने लग जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण जितने भी पदार्थ थे वो बड़े स्तर पर फैल गए। तो विभिन्न प्रकार की जो आकाश गंगाएं थी उनके बीच में दूरियां बढ़ती गई, ब्रह्मांड का विस्तार होता गया। तो विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना है वो बिग बैंग सिद्धांत से ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, बोना ग्रह कौन सा है? अभी मैंने बताया था प्लूटो, जिसको यम कहते हैं, परिवार में रहने लायक नहीं था, इसलिए इसको निष्कासित कर दिया गया। धन्यवाद मित्रों, आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप एनसीईआरटी की जो क्लास 11 की भौतिक भूगोल की जो किताब है उसका बार बार अध्ययन करते रहोगे, जिससे क्या होगा कि इस प्रकार के जो एमसीक्यूज है वो आसानी से होते रहेंगे। और जो प्रयोगशाला सहायक भूगोल का जो एग्ज़ाम है उसमें हमेशा ये कोशिश रहती है कि स्टैंडर्ड बुक का प्रयोग किया जाए। तो अधिकतर विद्वान, अधिकतर जो पेपर सेटर होते हैं वो सामान्यतः जो रेफरेंस बुकें हैं उनमें एनसीईआरटी का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों का जरूर सहयोग लेते हैं। इसलिए ये जितने भी सवाल बनाए गए हैं वो एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। तो आप भी घर पर एनसीईआरटी की जो किताब है उसका अध्ययन करते रहें, और फिर मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 का अध्ययन एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।